जो डेफिनेशन बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। कल भी बेटा मैं आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि कुछ एंथैल्पी हमेशा एंडोथर्मिक होती है जैसे बॉन्ड एनर्जी, कुछ हमेशा एक्सोथर्मिक होंगी और कुछ एंथैल्पीज मे बी एंडो और मे बी एक्सो। तो हम स्टेप बाय स्टेप बेटा ये सारी चीजें डिस्कस करते जाते हैं इंशाल्लाह। तो ये बेटा हमारे पास है, जो भी नंबर है, इसका सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, ये हमारे पास है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन। क्या है बेटा ये? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन। ये देखें बेटा, डेल्टा चेंज के लिए एच एंथैल्पी, नॉट का साइन स्टैंडर्ड कंडीशन कंबस्शन के लिए। कंबस्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये भी बेटा हमने लिख लिया। क्या है बेटा डेफिनेशन हमारे पास? change in enthalpy when 1 mole of substance combust in excess of oxygen gas at standard conditions। अब बेटा गौर से सुनिएगा, हमने ना यहाँ पे ये नहीं कहा कि 1 मोल ऑफ एलिमेंट, हमने यहाँ पे ये नहीं कहा 1 मोल ऑफ कंपाउंड, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। दैट सब्सटेंस मे बी एलिमेंट, दैट सब्सटेंस मे बी कंपाउंड, इट इज एन मैटर बेटा। जब कभी भी किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल कंबस्ट हो इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अब बेटा ये सेकंड पॉइंट है, इसको आपने नोट करना है। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन नेवर मीन कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एक लार्जर नंबर लिखा हो। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन मीन वी आर हैविंग मोर ऑक्सीजन देन द रिक्वायर्ड। लेट्स से अगर किसी मोल के 1 मोल को हाफ मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और हम 0.75 मोल प्रोवाइड कर दें, दैट इज एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। वो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 0.75 नहीं लिखेंगे, वो हम नॉर्मली बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। तो मैं बेटे इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। क्या लिखा है हमने? चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंबस्ट इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। यहां पे बेटा पहले नंबर पे, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी बच्चे कंबस्टन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन से फेमिलियर है, तो मैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की ही एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये बेटा हमारे पास है CH4 गैसियस। अब इसका 1 मोल होना चाहिए, एंड एवरी वन ऑफ यू हैव आइडिया कि कोफिशिएंट मीन नंबर ऑफ मोल। तो CH4 रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। अब बेटे जब कंबस्टन होगी तो CH4 में जो कार्बन है, आफ्टर कंप्लीट कंबस्टन इट विल चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे पास हाइड्रोजन है, आफ्टर कंप्लीट कंबस्टन इट विल चेंज इनटू H2O। क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं तो H2O विल बी लिक्विड। बैलेंस करने के लिए यहां पे H4 है तो वी आर राइटिंग 2H2O, कार्बन 1 and 1, और ऑक्सीजन बेटा 2 and 2 4 है तो वी आर राइटिंग 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ CH4। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ
कंबस्शन ऑफ CH4 है। अच्छा, अब बेटा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। ये मैं आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूं, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो कितने मोल हाइड्रोजन के होने चाहिए बेटा? 1 मोल। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन O2 लिख देते हैं। अगेन आई सेड अर्लियर, एक्सेस नेवर मीन कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोई बहुत बड़ा नंबर हो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड पे डिपेंड करता है, वो एक सेपरेट चीज है बेटा। अब बेटा हाइड्रोजन जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बेटा प्रोडक्ट हमारे पास? इस प्रोडक्ट व्हेन हाइड्रोजन कंबस्ट, हाइड्रोजन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, वाटर। बिल्कुल बेटा ठीक है, एक्सीलेंट बेटा, माशाल्लाह जी। H2O क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है, इट विल बी लिक्विड। अब बेटा अगर आप प्रोडक्ट साइड पे देखें, एक ऑक्सीजन एटम है, रिएक्टेंट साइड पे है तो 2 ऑक्सीजन एटम। अब हम प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अब बेटा हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए वी आर राइटिंग 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब बेटा मेरी बात को गौर से सुनिएगा, 1/2 से ये मुराद नहीं है कि ऑक्सीजन इज नॉट इन एक्सेस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें एक्सेस या लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में नहीं बताती नॉर्मली, इसलिए बेटा ये जस्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को आप कह रहे हो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा बेटा वैसे हमने ना लास्ट क्लास में पढ़ा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, बेटा याद है ना बेटा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बेटा। अब बेटा आप में से कोई बच्चा बता सकता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बेटा? व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेटा? वाटर की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की क्या इक्वेशन होगी बेटा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, वाटर है हमारे पास कंपाउंड, फार्मिंग फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो बेटा ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है आपके सामने, दिस इक्वेशन इज आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो एक चीज बेटा याद रखिएगा, इन सम केसेस वन केमिकल इक्वेशन may represent more than one process। हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? गुड, शाबाश। अच्छा बिल्कुल इसी तरीके से बेटा। अच्छा अब मुझे एक चीज और बतानी है, आप लोगों ने बतानी है। ये बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं कार्बन ग्रेफाइट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ग्रेफाइट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ द कार्बन। रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, हम इसे बैलेंस करने के लिए 1/2 लिख देते हैं। इट इज चेंजिंग इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस। क्या बेटा ये इक्वेशन एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? इज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन? यस। कंबस्शन की क्या डेफिनेशन बेटा हमने लिखी है? ओके यहां पे बेटा मेरा साथ दीजिएगा, हमने यहां पे क्या लिखा है?
when 1 mole of substance combust in excess of oxygen. क्या excess of oxygen में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है बेटा? if we are using excess of oxygen? No. Good, शाबाश बेटा, यहां पे लिख देता हूं, in excess of oxygen gaseous, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म. याद रखें, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में कभी भी बेटा आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता. क्या बनता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड. इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन. दिस इक्वेशन इज नॉट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन. ये नहीं है बेटा, लेकिन ऑब्वियसली ये किसी न चीज को रिप्रेजेंट तो कर रही है. अगर बेटा मैं आपसे ये कहूं, क्या ये इक्वेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्रेजेंट कर रही है? इज इट राइट बेटा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड mean 1 mole of carbon monoxide forming from its element. तो ये इक्वेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है. तो अब बेटा हमने यहां पे क्या सीखा? हमने ये कहा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन which is always exothermic, change in enthalpy when 1 mole of substance, it's not element or compound, it can be element or compound, combust in excess of oxygen. हमने पहले नंबर पे CH4 की बात की which is a compound. अब ये जो इक्वेशन है that is only and only combustion of CH4. क्यों? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन फार्मिंग फ्रॉम इट्स एलिमेंट. फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्यों नहीं है? फॉर्मेशन मीन फार्मिंग फ्रॉम इट्स एलिमेंट. ये जो सेकंड इक्वेशन लिखी हमने, ये कंबस्टन भी है, कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन completely combust in excess of oxygen, and this equation is also formation of water as well. ये जो इक्वेशन लिखी है हमने, दिस इज ओनली फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. ये वाली इक्वेशन बेटा, फर्स्ट इक्वेशन बेटा, आप इसकी बात कर रहे हैं. ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ कंबस्टन ऑफ CH4 है. दिस इक्वेशन इज नॉट रिप्रेजेंटिंग फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मेशन ऑफ वाटर. क्यों? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन carbon dioxide is forming from its element. Formation of water mean formation from its element. So this is only combustion of CH4. This is for both. This equation is only formation. अब बेटा यहां पे देखिएगा, आपके पास कार्बन, ग्रेफाइट, बेशक सिंपल कार्बन सॉलिड भी लिख सकते हो. It is changing into carbon dioxide gaseous. It is changing into what beta? Carbon dioxide gaseous. अब बेटा मुझे ये बताएं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि this equation is standard enthalpy of combustion of carbon? क्यों बेटा? Because 1 mole of substance, 1 mole of carbon reacting with excess of oxygen. हमें कैसे पता चला excess of oxygen में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनती. क्या हम ये कह सकते हैं कि this equation is representing standard enthalpy of formation of carbon dioxide? Because 1 mole of carbon dioxide forming from its element in standard form, carbon and oxygen. तो बेटा आपने क्लियरली देखा
कुछ इक्वेशन सिर्फ कंबस्टन को रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ इक्वेशन कंबस्टन एंड फॉर्मेशन दोनों को रिप्रेजेंट करती हैं, और कुछ इक्वेशन सिर्फ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा, अब मैं एक और छोटी सी चीज आपको बताऊंगा विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ये बेटा आपने नोट कर लिया ना सब बच्चों ने? अच्छा, अब बेटा मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताऊंगा। अब बेटा जब हम सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर के भी तो दो ऑक्साइड है। एक बेटा होता है सल्फर डाइऑक्साइड, एक है सल्फर ट्राइऑक्साइड। जिस तरह कार्बन के दो ऑक्साइड थे, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। अब ना जो बच्चों के जहन में फौरन एक चीज आती है वेरी क्विकली, वो ये आती है कि सर जिस तरह कार्बन के केस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता था मोर ऑक्सीजन, तो सल्फर के केस में भी हमारे पास सल्फर ट्राई बनना चाहिए, वाइल इट इज नॉट ट्रू। अब आप सोच रहे हैं सर ये क्यों? आपने ओ लेवल आईजीसीएसई में पढ़ा होगा, यहां पे भी हम पढ़ेंगे। जब आप सल्फर को, वैसे सल्फर को S8 भी कह सकते हैं, सॉलिड को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट करवाते हो तो इट चेंज इनटू सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस। व्हाई नॉट ट्राइऑक्साइड गैसियस? इसे हम कहते हैं कैटलिस्ट हमें चाहिए। याद है आप लोगों ने कंटेक्ट प्रोसेस पढ़ा होगा, वनेडियम पेंटॉक्साइड चाहिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड into sulfur trioxide gaseous requires catalyst such as V2O5 solid R। अब ये एक और मैं कैटलिस्ट लिख रहा हूं, जानबूझ के कलर भी चेंज कर रहा हूं, ये हम एएस लेवल में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, बेसिकली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यूज करोगे तो हमारा प्रोडक्ट हमेशा सल्फर डाइऑक्साइड ही बनेगा। कैटलिस्ट तो हमने नहीं कहा कहीं पे भी, क्या हमने कैटलिस्ट की कंडीशन लगाई है यहाँ पे? नो, हमने यहाँ पे क्या कहा है? चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंबस्ट इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। कैटलिस्ट तो हमने नहीं कहा। तो ड्यू टू दिस रीजन जब हम सल्फर की बात करेंगे तो हम इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज standard enthalpy of combustion of sulfur, and this equation is standard enthalpy of formation of sulfur dioxide। ये इक्वेशन हमारे पास इन दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यों बेटा ये इन दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है? क्योंकि अब नॉर्मली बच्चों के माइंड में यही होता है कि सर जब हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। सो इट मीन एग्जैक्टली व्हेन वी आर यूजिंग एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन तो हमारे पास जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनना चाहिए। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्यों नहीं बेटा? क्योंकि सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्मेशन रिक्वायर्स व्हाट बेटा? कैटलिस्ट। हम बात कर रहे हैं कि विदाउट कैटलिस्ट हमारे पास क्या होगा जी। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? ओके, अब बेटा मैं एक स्टेप आप लोगों को आगे लेके चलता हूं, एक और डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। अच्छा, आपको ना कुछ क्वेश्चन मिलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के भी। एटमाइजेशन में यहाँ पे जनरली ब्रीफ सा बता देता हूँ, इट इज लिंक्ड विद द बॉन्ड एनर्जी, बट इन रियलिटी एटमाइजेशन अब रिसेंट सिलेबस में A2 में मूव कर गई है। कुछ चीजें ऐसी हैं A2 की जो हम AS में थोड़ी बहुत टच करेंगे, नॉट इन डिटेल। जैसे हम
हैलोजन वाले चैप्टर में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पढ़ेंगे। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन A2 के अंदर है, लाइगेंड A2 के अंदर है, लेकिन बेटा वो हमें रिक्वायर्ड है सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन के लिए, कुछ क्वेश्चंस के लिए। जैसे अमोनिया एक्ट एज ए लाइगेंड, ये एमसीक्यूज वगैरह आ चुका है, हालांकि लाइगेंड का कंसेप्ट A2 का है। तो हम कोशिश करेंगे बेटा इंशाल्लाह ताला कि हर वो चीज पढ़ें विच एग्जामिनर कैन आस्क एट ES लेवल। तो मैं बिल्कुल ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट आपको बताऊंगा एटमाइजेशन को, और फिर हम न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे। स्टैंडर्ड एंथैल्पी change of atomization. Standard enthalpy change of what? Atomization. Always endothermic. मैंने आपको कहा ना कुछ वैल्यू हमेशा एंडोथर्मिक होंगी, कुछ बेटा हमेशा हमारे पास एक्सोथर्मिक होंगी, एंड सम कैन बी एंडो और एक्सो, वो डिपेंड करता है। तो क्या है बेटा? चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of gaseous atom formed from its element at standard condition। अगर एग्जामिनर सिर्फ एटमाइजेशन की बात करे, स्टैंडर्ड ना कहे, तो आप फिर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लिखोगे। एक मिनट, मैं एटमाइजेशन बोल रहा था तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस। क्या कहा बेटा हमने? हम कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट गैसियस एटम होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बेटा? गैसियस एटम। रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? एलिमेंट। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, रिएक्टेंट एलिमेंट और प्रोडक्ट हमारे पास गैसियस एटम। सिर्फ एटम नहीं का हमने फिजिकल स्टेट भी हम मेंशन कर रहे हैं। अब देखें बेटा, मैं यहां पे आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल सोडियम सॉलिड है, आपके पता है सोडियम सॉलिड से मुराद है सोडियम मेटल है, तो जॉइंट मेटालिक लैटिस है। इट इज हैविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। अब बेटा आप इसे एनर्जी प्रोवाइड करोगे, ये बेटा आपके पास 1 मोल सोडियम गैसियस में चेंज हो जाएगा। इस चेंज को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम। तो पहले नंबर पे आपने सोडियम सॉलिड को सोडियम उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन? हमने यहां पे मेटालिक बॉन्ड को ब्रेक किया। अब बेटा मैं एक स्टेप आगे चल रहा हूं। अब देखिए बेटा, आपके पास हमने एटमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन। अब बेटा देखिएगा, एटमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन से मुराद है 1 मोल ऑफ Br गैसियस मस्ट बी फॉर्म। किससे बनना चाहिए? फ्रॉम इट्स एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? Br2 लिक्विड। ब्रोमीन की फिजिकल स्टेट लिक्विड है और डाइएटॉमिक है। बैलेंस करने के लिए हम प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम रिएक्टेंट वाली साइड पे लिखेंगे 1/2 Br2।
क्या लिखेंगे बेटा? 1/2 Br2 बेटा आपके पास। अब बेटा आप देख सकते हो। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज बेटा आपने देखनी है, अ वेरी सिंपल थिंग। सॉरी, बॉन्ड एनर्जी की क्या डेफिनेशन थी बेटा? बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of covalent bond between atoms in gaseous molecule। तो आप ब्रोमीन लिक्विड को पहले ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट करेंगे, इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करेंगे, फिर बेटा आप इसे बॉन्ड एनर्जी देंगे एंड वी विल गेट दिस वन। अब वो एग्जैक्टली फुल बॉन्ड एनर्जी नहीं देंगे, हाफ मोल है तो हम हाफ मोल ऑफ बॉन्ड एनर्जी देंगे। आपको मेरी बात की समझ आई बेटा? स्टेप 1, ब्रेक intermolecular forces to change physical state। Step 2, break covalent bond। अब चूंकि हाफ मोल है तो हम हाफ बॉन्ड करेंगे। किसका बेटा डिफरेंट सैंपल बेटा आप कह रहे हैं? नहीं, एटमाइजेशन के लिए तो 80 बेटा हम लिखते हैं, एंड दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन बेटा। Br2 लिक्विड Br गैसियस में हम चेंज कर रहे हैं, एटमाइजेशन में ही है। अच्छा, अब बेटा आपने थोड़ा सा मेरा साथ देना है। एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन बेटा, ये आखिरी चीज मैं एटमाइजेशन की बता रहा हूं जिसकी वजह से मैंने इतनी डिटेल बताई है। बेटा एटमाइजेशन की जब हम बात करते हैं, वी ऑलवेज से 1 mole ऑफ गैसियस एटम। क्या लिखा है बेटा हमने? 1 mole ऑफ गैसियस एटम्स। हमने स्पेसिफिकली एटम कहा है, नॉट मॉलिक्यूल। इसलिए बेटा मैंने आपको बताया कि हम पहले स्टेप में फिजिकल स्टेट चेंज करेंगे, सेकंड स्टेप में बेटा हम कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। पहले स्टेप में क्या करेंगे? चेंज इन फिजिकल स्टेट। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? ब्रेक कोवलेंट बॉन्ड। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं चैंपियन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन की बात करते हैं बेटा। एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज एटमाइजेशन के लिए 80 ऑफ व्हाट? क्लोरीन। मीन 1 mole of chlorine gaseous atom, Cl gaseous, form from its element। एलिमेंट क्या होता है? Cl2 gaseous। अब चूंकि हमें प्रोडक्ट का 1 mole एटम चाहिए, ये मॉलिक्यूल है, हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? 1/2। अब इस केस में हम फिजिकल स्टेट चेंज नहीं कर रहे। क्या हमने फिजिकल स्टेट को चेंज किया है? नो, हमने सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया। अब बेटा आप सब ने मेरा साथ देना है, एवरीवन। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने जा रहा हूं, एग्जामिनर कभी कभी पूछ भी लेता है बेटा। बिफोर गोइंग इन दैट पॉइंट, आपने मुझे ये बताना है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of covalent bond between atoms in gaseous molecule। Am I right?
अगर मैं क्लोरीन को या हम क्लोरीन को अगर बॉन्ड एनर्जी प्रोवाइड करें, ये देखें बेटा, ये 1 मोल है। 1 मोल से मुराद है हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। आप इसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, इस एनर्जी को आप कह देते हो बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि क्लोरीन गैसियस मॉलिक्यूल है। अच्छा बेटा, जब आप बॉन्ड एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो आपको पता है कितने आपके पास क्लोरीन गैसियस बनेंगे? 2 मोल। कितने मोल? 2। अब बेटा गौर से देखिएगा, इस इक्वेशन में जिसे एटमाइजेशन कहा, और इस इक्वेशन में जिसे हम बॉन्ड एनर्जी कह रहे हैं, आपको कोई थोड़ा बहुत कनेक्शन नजर आ रहा है? यहां पे हम कितने मोल यूज कर रहे हैं? 1/2। कितने मोल क्लोरीन के बन रहे हैं? 1 मोल Cl गैसियस एटम। कितने मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं? 3.01 इंटू 10⁻23, या फिर आप लिख सकते हो 1/2 मोल। तो बेटा आपको, लेट से मैं यहां पे ये लिख देता हूं, इसकी वैल्यू हमें याद करने की जरूरत नहीं है, 242 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो आपके ख्याल में एटमाइजेशन के लिए कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी? इस नीचे वाली इक्वेशन के लिए 121। वेरी गुड बेटा, इट्स वेरी सिंपल। क्या क्या बेटा अब्दुल्ला आपने? 2 डिवाइड कर दिया, मैं राइट? ऐसे ही किया ना बेटा? आपने देखा यहां पे इतने मॉलिक्यूल हैं, यहां पे मॉलिक्यूल हाफ हो गया। जब मॉलिक्यूल हाफ हुए तो इसका मतलब है हम हाफ बॉन्ड यहां पे ब्रेक कर रहे हैं। यानी यहां पे अगर हम 6.02 इंटू 10⁻23 बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, तो यहां पे 3.01 इंटू 10⁻। तो जो एनर्जी हम यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी पे बेटा हम 2 डिवाइड कर लेंगे। 242 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू +21। तो क्या बेटा मैं यहां पे लिख सकता हूं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। अच्छा, क्लोरीन के बजाय कोई भी डाई एटॉमिक गैस हो सकता है। सच एज फ्लोरीन गैसियस, ऑक्सीजन गैसियस एटसेट्रा, इज इक्वल टू, अगर ये क्लोरीन है तो आप यहां पे लिखोगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClCl डिवाइड बाय 2। और अगर आप यहां पे डाई एटॉमिक को जर्नलाइज्ड फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे यहां पे बॉन्ड एनर्जी डिवाइड बाय 2। तो ये बेटा हमारे पास कंसेप्ट है। हम क्या कह रहे हैं? एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। ब्रोमीन की एटमाइजेशन के लिए हमने ये नहीं लिखा था। क्यों नहीं लिखा था बेटा ब्रोमीन के लिए? क्योंकि ब्रोमीन के केस में हमने एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की थी टू चेंज द फिजिकल स्टेट। ब्रोमीन के केस में हमने एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड की थी फॉर व्हाट? टू चेंज द फिजिकल स्टेट। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? अब बेटा मैं एक स्टेप आगे चलता हूं जी। अब बेटा हम जो डेफिनेशन करने जा रहे हैं, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसके बाद 2 डेफिनेशन हमारी और बच जाएंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह डेफिनेशन को आज ही हम खत्म करेंगे, फिर इन डेफिनेशन को लिंक करेंगे हीट चेंज के साथ, और फिर इनके कलेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग साथ डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चन आज भी हम करेंगे।
जो भी नंबर है बेटा, अब वो नंबर आप खुद ही लिखते जाएं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये देखें बेटा, डेल्टा एच एन, दिस इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, always exothermic. Atomization, always endo. Bond energy, always endo. Combustion, always exo. Formation can be endo, can be exo. So neutralization always exothermic. Definition हम लिखते हैं, change in enthalpy when 1 mole of H positive ion aqueous completely neutralized by base to form 1 mole of water at standard conditions. जी बेटा, आप सबको पता है न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिड बेस रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है बेटा? एसिड बेस रिएक्शन। एसिड मीन अ सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन। और आप सबको पता है कि बेस जो होती हैं, हम यहाँ पे ए लेवल में थोड़ी सी मॉडिफाइड डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन ओ लेवल आईजीसीएसई में हम कहते थे सब्सटेंस विच डोनेट ओएच नेगेटिव आयन। यहाँ पे हम कहेंगे विच एक्सेप्ट एच पॉजिटिव आयन। खैर, हो सकता है आपने ओ लेवल में वो डेफिनेशन भी पढ़ी हो, इट्स ओके फाइन। अब बेटा हम कह रहे हैं कि हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन जो है वो एसिड और बेस का रिएक्शन है टू गिव वाटर मॉलिक्यूल। हमने डेफिनेशन में कहीं पे भी ये नहीं कहा कि 1 मोल ऑफ एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड, नो। हम कह रहे हैं 1 मोल ऑफ एच पॉजिटिव आयन, प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 1 मोल ऑफ वाटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन इज 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्मेशन। 2 मोल वाटर के बनेंगे तो ये वैल्यू बेटा आपके पास जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू वो ट्वाइस हो जाएगी। 3 बनेंगी तो बेटा आपके पास थ्राइस हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो ये बेटा हम इस चीज को पहले लिख देते हैं, फिर आगे चलते हैं बेटा। ये बेटा देखिएगा, एक्सीएल एक्वस, बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सी एग्जांपल। NaOH aqueous, it is changing into NaCl aqueous plus H2 liquid। अच्छा, हमें एज सच वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वो -57 किलो जॉल पर मोल है। आप खैर प्रैक्टिकल भी करेंगे जिसमें आप एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करेंगे बेटा। अब बेटा मैं यहां पे ना एसिड चेंज कर रहा हूं, HNO3 एक्वस, नाइट्रिक एसिड। बेस को भी बेटा हम चेंज कर रहे हैं
KOH एक्वस, प्रोडक्ट बेटा हमारे पास आ रहा है KNO3 एक्वस प्लस H2O लिक्विड। बेटा इसकी वैल्यू भी सेम है -57, यानी इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है। हालांकि यहां पे बेटा आप देखें तो एसिड HCl है, यहां पे एसिड बेटा नाइट्रिक एसिड है, यहां पे बेटा बेस हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया, यहां पे बेटा बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो दोनों डिफरेंट केमिकल रिएक्शन थे, यहाँ पे HCl, यहाँ पे HNO3, यहाँ पे NaOH, यहाँ पे KOH, फिर भी आंसर सेम है। तो रीजन इज वेरी सिंपल। अगर आप आयनिक इक्वेशन देखें तो H पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस, it is changing into H2 liquid। अगर आप इन दोनों की आयनिक इक्वेशन देखें तो यू विल सी द सेम इक्वेशन। दोनों इक्वेशन में एसिड भी स्ट्रांग है और बेस भी आपके पास स्ट्रांग है, यानी हमें कोई ऐसा परेशानी नहीं है। इसका 1 मोल HCl या 1 मोल नाइट्रिक एसिड हमें 1 मोल H पॉजिटिव आयन दे देती है, 1 मोल NaOH और 1 मोल KOH 1 मोल OH दे देते हैं। तो दोनों की आयनिक इक्वेशन सेम है। अच्छा बेटा मुझे ये बताइएगा, आयनिक इक्वेशन तो लिखनी आती है ना? यस। और मैं सिर्फ जल्दी से एक छोटी सी चीज बता देता हूं, आपकी रिवीजन हो जाएगी। अगर कोई चीज एक्वस हो, जैसे HCl एक्वस है, तो हम इसे लिखते हैं H पॉजिटिव आयन एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लिखते हैं Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। प्रोडक्ट वाली साइड पे NaCl एक्वस को हम लिखते हैं Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और वाटर को या आपके पास कोई और गैसेस होती या कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट होता उसे हम अनचेंज कर देते हैं। हाँ, वाटर अगर रिएक्टेंट साइड पे हो then we can write the water as H positive and OH negative. The ion which remain unchanged on the both side of equation are known as spectator ion. मैंने थोड़ी सी क्विक रिवीजन कराई है, आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा, लेकिन वो इसलिए बेटा जरूरी थी कि ताकि थोड़ा सा आप लोग ऑन सेम पेज आ जाए बेटा। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? अब इसमें हम थोड़ी सी वैरायटी लेके आते हैं बेटा, लिटिल बिट वैरायटी बेटा। यहां पे बेटा हम लिख रहे हैं एनर्जी किलो जॉल पर मोल, यहां पे बेटा हम लोग लिख रहे हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये बेटा हमारे पास रिएक्टेंट है H2SO4 aqueous। बाय द वे सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड। प्लस बेटा आपके पास 2 मोल ऑफ KOH aqueous। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं KOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये बेटा हमारे पास K2SO4 aqueous प्लस 2 मोल ऑफ H2O। ये जो चेंज बेटा है आपके पास दिस इज X, ये जो चेंज है बेटा दिस इज Y, और यहां पे बेटा मैं लिख रहा हूं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑप्शन E X
ऑप्शन बी वाई, ऑप्शन सी x/2, ऑप्शन डी 2x। जी बेटा शाबाश, ये पास पेपर की क्वेश्चन था। ऑब्वियसली मैं वर्कशीट शेयर करूंगा, वहां पे आपको मिल जाएगा, बट आई रियली वांट कि आप लोग अभी से ये चीजें बेटा सीखें। शाबाश। तो क्या बेटा आंसर है जी? जी बेटे शाबाश। सी अरे ये तो बात ना हुई ना कि एक बताएं बेटा जी। ए, ओके, एंड जी बेटा सी एंड, चले कुछ ने ए कह दिया, कुछ ने सी कह दिया, और मैं इतनी देर में पानी मंगवा लेता हूँ, ठंडा ना हो। जी बेटा सी। अच्छा बेटा मुझे एक चीज बताइएगा मेरे बच्चों, डेल्टा एच आपके पास ये है, एम आई राइट? डेल्टा एच आप रिएक्शन में से कह दी तो एक्स है बेटा। ये कितने वाटर के मोल के लिए बेटा? 2 मोल के लिए। वैसे माशाल्लाह बहुत सारे बच्चों ने अच्छा आंसर दिया बेटा, 2 मोल वाटर के लिए। ऐसे ही है बेटा। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में हमने कितने मोल वाटर की बात की थी बेटा? 1 मोल वाटर की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी यहाँ पे वैल्यू है, ये एक्स जिसे हम कह रहे हैं, ये तो 2 मोल वाटर के लिए है। तो फॉर 1 मोल के लिए क्या होनी चाहिए बेटा? x/2। ये जो x है, दिस x इज फॉर 2 मोल ऑफ वाटर, और हम 1 मोल की बात करती हैं x/2 बेटा। ठीक है, 1 मिनट बेटा मैं पानी पी लूं, मैं इसे अनम्यूट कर रहा हूं। जी बेटा सॉरी, मैं पानी पी रहा था जी। अब देखें बेटा, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है। अब मैं एक स्टेप बेटा आगे चलते हैं हम लोग। अब बेटा मैं यहां पे लिख रहा हूं CH3COOH। ये वैसे आपकी प्रैक्टिकल के पेपर का क्वेश्चन है, लेकिन बाजों का बच्चे इस चीज को वो सिर्फ प्रैक्टिकल की रीडिंग लेते हैं और ये छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर देते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कहते हैं इथानोइक एसिड। इट्स वीक एसिड, वीक एसिड। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है बेटा, वो सोडियम इथानोएट। चार्जेस ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, लेकिन इट इज बेटर टू राइट द चार्जेस। प्लस बेटा हम यहाँ पे H2O लिख रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, वो लेट से, वैसे मैं एक वैल्यू ले रहा हूँ -54 किलो जूल पर मोल। वैसे टेक्निकली जो नॉर्मली मैंने आपको कहा था है होती है, अगेन आपने याद नहीं करनी इस वैल्यू को, ये पेपर में एग्जामिनर प्रोवाइड भी कर देता है, वो -57 है। कितनी है बेटा? -57। यहां पे बेटा कितनी वैल्यू हम बता रहे हैं?
-54 mean this energy release is smaller than the normal energy change. रीजन क्या हो सकती है? इट्स वेरी सिंपल. हम एसिड कौन सा ले रही हैं? वीक एसिड. अब पता है बाज बच्चे क्या लिखती हैं? बाज बच्चे लिखते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शन हुआ. इट्स नॉट करेक्ट. रिएक्शन कंप्लीट ही होगा. हाँ, जो वीक एसिड होता है CH3COOH, ये इनिशियली पार्शली आयोनाइज होता है. CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. अब बेटा जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रही हैं, यानी आप OH नेगेटिव ऐड कर रही हैं, OH नेगेटिव किसके साथ कंबाइन होगा? H पॉजिटिव के साथ. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा बेटा? हमारे पास वाटर बनेगा. जब H पॉजिटिव आयन यूज होगा, H पॉजिटिव आयन यूज होगा, तो इक्विलिब्रियम कहां पे शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. इसका मतलब है एक स्टेज पे ये सारा का सारा एसिड यूज्ड अप हो जाएगा. बट दिस डिसोसिएशन इज एंडो, क्योंकि ये डिसोसिएशन है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, ये एंडो है. बेसिकली एग्जैक्ट बॉन्ड तो ब्रेक नहीं हो रहा, लेकिन हम इसे डिसोसिएशन कह रहे हैं. इस एंडोथर्मी के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है, सो नेट एनर्जी रिलीज इज लेसर. क्या कहा बेटा मैंने? मैं पहले लिख देता हूं. एनर्जी इज required to dissociate weak acid, so net heat given out is lesser than -57 किलोजूल पर मोल. क्यों बेटा लेसर है? क्योंकि हमें कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है. ये चीज मैंने आपको क्या बताई? रिएक्शन कंप्लीट होता है. बाज बच्चे ये समझते हैं कि वीक एसिड है, पार्शली डिसोसिएट होगा, पार्शली हाइड्रोजन आयन देगा, तो शायद रिएक्शन इनकम्प्लीट हो. नो, नॉट एट ऑल. दिस इज ए कंप्लीट रिएक्शन. फाइनली 1 मोल साल्ट का बनेगा, 1 मोल वाटर का बनेगा. कंप्लीट क्यों हो रहा है? मैंने यहां पे आपको टेक्निकली बता दिया, लॉजिक बता दी कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर बनेगा, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और एक स्टेज पे सारा H पॉजिटिव आयन यूज्ड हो जाएगा. मीन सारा इथेनॉइक आयन यूज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि दोनों के 1 मोल है. तो आपने वहां पे इनकम्प्लीट रिएक्शन नहीं लिखना, आपने ये वाली चीज लिखनी है. हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू डिसोसिएट द वीक एसिड. अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? अच्छा, अब बेटा जो दो डेफिनेशन और हमारे पास हैं वो बहुत ही आसान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है बेटा. तो इसलिए मैं वो जल्दी से वो दोनों भी बता देता हूं ताकि हम फिर आगे नेक्स्ट डिटेल में चल सके. एक बेटा हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन. इसकी कैलकुलेशन A2 के अंदर है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. अच्छा, ये जो बेटा है आपके पास पॉजिटिव मीन इट कैन बी एंडो और इट कैन बी नेगेटिव मीन एक्सो. देखिए हमने कहा कुछ वैल्यूज हमेशा एक्सोथर्मिक होती हैं, कुछ वैल्यूज हमेशा एंडोथर्मिक होती हैं.
and few values can be endo or exo. This is one of them. It can be endo or exo बेटा. इसे बेटा कैसे हम डिफाइन करते हैं? मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा. Change in enthalpy when one mole of substance. नॉर्मली हम कहते हैं 1 मोल ऑफ सॉल्यूट. वो आपके पास कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, आयनिक कंपाउंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. डिजॉल्व इन वाटर till infinite dilution at standard conditions. मैं बेटे से एक्सप्लेन. बेसिकली चूंकि सोल्यूशन है, तो इसलिए हम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रही है 1 मोल सॉल्यूट को. सॉल्वेंट हम यहाँ पे वाटर की ही बात कर रहे हैं. हम यहाँ पे लिख रहे हैं इनफिनिट डाइल्यूशन. क्या मतलब बेटा? बेसिकली हम ना वाटर जो है वो एक्सेस में ले रहे हैं. H2O इन एक्सेस. अब ये जब वाटर एक्सेस में है और आप यहां पे 1 मोल ऑफ सॉल्यूट ले रहे हैं, इसका मतलब है कि सॉल्यूट इज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट. अच्छा, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम वाटर इसलिए एक्सेस में ले रहे हैं टू मेक श्योर ऑल सॉल्यूट डिसॉल्व. कंप्लीटली हमने सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है, सारे के सारे सॉल्यूट को डिसॉल्व करना है. तो इसलिए बाज लोग ना जब डेफिनेशन लिखती हैं तो वो कहते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज कंप्लीटली डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर. तो यही बात हमने यहाँ पे थोड़ी सी साइंटिफिक टर्म में लिख दी, इन्फिनिट डाइल्यूशन की फॉर्म लिख दी. यही चीज है बेटा. 1 मोल ऑफ सॉल्यूट एक्सेस ऑफ वाटर में टू मेक श्योर सॉल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व, ऑल सॉल्यूट इज डिसॉल्व. अब बेटा आप सोच रहे होंगे सर लेकिन आपने यहाँ पे लिखा इन्फिनिट डाइल्यूशन और यहाँ पे आप कह रहे हो एक्सेस ऑफ वाटर, तो मतलब क्या है बेटा? थोड़ा सा आपने इस बात को समझना है बेटा. लेट्स से आपको ना, आई एम जस्ट अज्यूमिंग दैट 600 cm क्यूब वाटर चाहिए टू डिसॉल्व कंप्लीटली 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड. वैसे मैं एक रफ सी एग्जांपल दे रहा हूं बेटा. अब बेटा अगर आप 650 यूज करोगे इट इज इन एक्सेस. 700 यूज करोगे अगेन इट इज इन एक्सेस. 1000 cm क्यूब यूज करोगे इट इज इन एक्सेस. आप 2 dm क्यूब यूज करोगे इट इज इन एक्सेस, एटसेट्रा. अब आपको पता ही नहीं है कि सॉल्वेंट या वाटर कितना एक्सेस में है. इसका मतलब है आपको ये भी नहीं पता कि डाइल्यूशन आपकी कितनी है. दैट्स वाई हम किसी भी नंबर तक जा सकते हैं टिल इन्फिनिट नंबर. सो आवर सॉल्यूट इज इन्फिनिट डाइल्यूट बेटा. अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? यानी मैं यहाँ पे इसकी एक आध आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूँ. आप कोई भी सॉल्यूट ले सकते हो. लेट से आप यहाँ पे लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड सॉलिड प्लस H2O liquid, and you can write NaCl aqueous, or even you can write Ne positive aqueous plus Cl negative aqueous. You can write in either way. अब है बेटा कोई कंफ्यूजन? इट कैन बी एंडोथर्मिक, इट कैन बी एक्सोथर्मिक. इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है बाय यूजिंग लेटेस्ट एनर्जी. वो E2 में करते हैं
लैब के अंदर इसका प्रैक्टिकल होता है, MC डेल्टा T से हम इसे कैलकुलेट करते हैं, वो बेटा हम यहीं पे करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक डेफिनेशन और बच गई है, इसमें थोड़ी सी मैंने टेक्निकल चीजें बतानी है, वो मैं कल आपको बताऊंगा, और MC डेल्टा T की चीजें करेंगे इंशाल्लाह ताला। दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस साल्ट, which is always exothermic.